नंबर 13 करेंगे। 13 में देखो लिखा हुआ है एल, बी और डब्ल्यू 2:2:1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2016 के दिन की उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी, जहां पक्की तलपट दी हुई संपत्ति लेना और पूंजी दायित्व। आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा है 1/4/2016 से डब्ल्यू निवृत्त होता है। तो डब्ल्यू यहाँ पर जो था वो निवृत्त हो जाता है। और मकान की बाजार कीमत, पहला समय जब हमको याद दिया उनको हम टिकमा करेंगे। मकान की बाजार कीमत 50,000, तो मकान को टिकमा किया 1 नंबर। स्टॉक की वही कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 10% अधिक, यानी स्टॉक की कीमत वो 10% अधिक बताई गई है, ठीक है, उसको 2 नंबर टिकमा करेंगे। डब्ल्यू के निजी खर्च के चुकाने 500 लाभानी खर्च के चुकाए, वो इसमें कहीं भी नहीं होगा। उसके बाद में पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन दिया हुआ है, यानी कि हमको और एडजस्टमेंट कोई टिकमा करने जैसा नहीं है, ख्याति का हम लास्ट में करेंगे। डब्ल्यू के लाभ के भाग में से इतना और इतना लाभ बी को मिलेगा, यानी कि इन लोगों ने लाभ दे दिया है। आज अनुपात हम निकाल लेंगे उसका, ठीक है, लाभ दिया हुआ है, नया अनुपात हमको लिखा होगा। देखो डब्ल्यू को भुगतान पात्र रकम रोकड़ में चुका देनी है। देखो आज के सवाल में लिखा हुआ है क्लियरली कि डब्ल्यू के भुगतान पात्र रकम रोकड़ में चुका देनी है, और जो रकम एल और बी इस प्रकार रोकड़ में लाएंगे कि जिससे उनकी पूंजी नए लाभानी के प्रमाण में रहे। नई पेढ़ी में उनकी पूंजी कैसे रहनी चाहिए? नए लाभानी के प्रमाण में, ठीक है। तो नया अनुपात हमको कहीं दिया नहीं है, हमको ज्ञात करना पड़ेगा, पहले उसकी गणना करनी पड़ेगी, उसके बाद हम आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। चले 30 नंबर के सबसे पहले हम पक्की तलपट में जो बैलेंस दी हुई हैं उनको अब लिखेंगे। ख्याति, पुरानी अगर ख्याति हो तो उसको साझेदारों के बीच उनके पुराने अनुपात में 2:2:1 में बांट दिया जाएगा। 8,000 है तो उसको बांटेंगे यहाँ पर 3200, 1600। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ ख्याति खाता, पुरानी ख्याति थी उसको हम यहाँ बांट रहे हैं, इसके लिए साझेदारों के बीच में 2:2:1 में 3200, 3200 और 1600, ये हमारा 2:2 अनुपात में 8,000 ख्याति थी, उसको बांट दिया है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर हमको, देखो मकान लिखा है, तो मकान को हम लिखेंगे संपत्ति में, टिक मार्क है तो स्पेस रखेंगे। उसके बाद में देनदार, कोई टिक मार्क नहीं है, 13,000 डायरेक्ट बाहर। स्टॉक 5,500 टिक मार्क। उसके बाद में हमारे पास रोकड़ है 2,000, लेकिन रोकड़ को वहाँ लिखा नहीं जाता है, उसको हम कहाँ लिखेंगे? शेष आगे लाए। रोकड़ का अलग से खाता बनाया हुआ, वहाँ लिखेंगे शेष आगे लाए 2,000, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो पूंजी खाते एक साइड में, पूंजी दायित्व में लिखा हुआ पूंजी खाता एल, बी, डब्ल्यू तीनों का 20,000, 12,500 और 5,000। तो लिखेंगे पूंजी खाते में हम शेष आगे लाए कितना? 20,000 एल का, 12,500 बी का और 5,000 डब्ल्यू का। फिर लिखा हुआ है सामान्य नामत, तो उसको हम बांटेंगे 2:2:1 आ जाएगा। 5,000 हमको यहाँ दी हुई है, सामान्य नामत 5,000 है, उसको हम बांट देंगे तो आएगा 2,000, 2,000 और 1,000। उसके बाद दिया हुआ है चुकाना बाकी खर्च, ये पेढ़ी का दायित्व, लेनदार। तो लेनदार भी पेढ़ी का क्या दायित्व है, यहाँ लिखेंगे हम लेनदार 20,000। उसके बाद लिखा चुकाना बाकी खर्च, तो यहीं लिखेंगे हम चुकाना बाकी खर्च 3,000 दिया है तो 3,000, ठीक है इतना। अब एक एक करके समझनों को सॉल्व करना है। पहला समझन लिखा हुआ है, पहले डब्ल्यू निवृत्त हो रहा है, उसको यहाँ रख देते हैं, हम साइन कर देते हैं कि ये निवृत्त होने वाला है। उसके बाद में मकान की बाजार कीमत कितनी है? 50,000 है। पहले कितनी थी? 37,000, अभी कितनी हो गई? 50,000। 13,000 की वृद्धि हुई है, वो वृद्धि हम लिखेंगे प्लस 13,000, ठीक है। अब ये वृद्धि को हम कहाँ लिखेंगे? दूसरी एंट्री पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में क्या लिखेंगे? मकान खाता, फायदा हुआ है इसके लिए
13,000, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास स्टॉक की वही कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 10% अधिक है, तो उसकी गणना मैं ऊपर ही शो कर रहा हूँ। देखो माना कि उसकी लागत कीमत कितनी, 100, और कितना अधिक दिखाया हुआ है, 10%। 100 + 10 कितना होता है, 110। तो देखो 110 जब इसकी कीमत है हमारे पास, तो यहाँ कितना दर्शाया हुआ है, 5500, पर हमको तो वही कीमत चाहिए उसकी, तो वो कितनी है, 100। तो 100 पर कितना होगा, 5000। तो यहाँ हम 5000 बाहर के कॉलम में उसकी असली कीमत वही कीमत जो है वो लिखेंगे। अधिक दर्शाया हुआ था 10%, तो वो हम कमी करेंगे। कितनी कमी होगी देखो अब, 500, ठीक है। ये कमी हम कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में क्या लिखेंगे, स्टॉक खाता। क्या लिखेंगे, स्टॉक खाता। कितना, 500 ओनली। उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, 3rd नंबर, डब्ल्यू के निजी खर्च के चुकाए रुपये 500 लाभानी खाते उधार किए थे। देखो निजी खर्च यानी क्या होता है, आहरण। आहरण के थे वो हमने भूल से कहाँ लिख दिए थे, लाभानी खाते के उधार में। तो वो चीज़ हमको कैंसिल करनी है अब। तो वो चीज़ हमने लाभानी खाते के उधार में लिखी थी, अब कहाँ लिखेंगे, उसको जमा में करना पड़ेगा। तो जमा यानी कि हमारा फ़ायदे में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, लाभानी खाता। आहरण खर्च का, किसका है वो, निजी खर्च, जिसको हम बोल सकते हैं निजी खर्च की, जो हमने भूल से कहाँ लिखे थे, लाभानी खाते में उधार में लिख दिए थे, वो चीज़ आहरण में होनी चाहिए थी, हमने कहाँ लिख दी थी पहले। तो ये हम भूल सुधारने के लिए कितनी रकम है, 500, ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ आना चाहिए असली, यहाँ पर आहरण खाता। तो लिखेंगे आहरण खाता कितना है, डब्ल्यू का ना, तो डब्ल्यू के खाते में लिखेंगे हम 500 रुपये, ठीक है। निजी खर्च यानी कि आहरण होता है, वो यहाँ लिखा जाना चाहिए था। बुक वालों ने पहले कभी लाभानी खाते के उधार में लिख दिया था, इसलिए भूल को सुधारने के लिए उसकी अपोजिट एंट्री हमको देनी पड़ती है। तो हमने यहाँ जमा साइड में इसकी एंट्री दी है, ठीक है। आगे ख्याति के बारे में लिखा हुआ है और लाभ के भाग में दिया हुआ है। तो अब हमारी गणना की बारी आती है, लेकिन गणना करने से पहले अपने क्या करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल कर लेंगे। किसका, तो 13,500 आएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो 13,000 ही आएगा। अब उसको हम 2:2:1 में बांट देंगे, 5200, 5200 और 2600, टोटल हमारे इन सबका 13,000 जाएगा। एल, बी और डब्ल्यू क्या है, ये हमारा वितरण पात्र लाभ, डिवाइजिबल प्रॉफिट हम इसको बोल सकते हैं, 2:1। ये कहाँ जाएगा हमारा, इस साइड। क्या लिखेंगे हम, पुनः मूल्यांकन खाता। क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बावन सौ और 2600, ये एंट्री हो गई हमारी। अब हमको क्या करना है, पहले ख्याति की एंट्री देनी बाकी है, तो गणना करेंगे। तो सवाल 13 की गणना हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर। गणना करने के लिए देखो त्याग, हमको लाभ का अनुपात चाहिए, तो पहले हम लिख देते हैं कितने पार्टनर हैं, एल, बी, डब्ल्यू और कुल। पुराना अनुपात कितना है इनका, टोटल कितना होता है उसका, 5। अब नया अनुपात दिया नहीं है, लेकिन लाभ का भाग दिया है। क्या दिया है, लाभ का भाग। कितना अनुपात दिया है उसका, देखो एल और बी लेंगे 5/40 और 3/40। कहाँ लिखा है, तो देखो लिखा डब्ल्यू के लाभ के भाग में से 5/40 भाग एल लेगा और 3/40 भाग है वो कौन लेगा, बी। तो डब्ल्यू का जो भाग है उसको हमने यहाँ पर बांट दिया है, ठीक है। अब क्या करना हमको, लाभ का अनुपात चाहिए, वो तो हमारे पास मिल गया 5:3। लाभ का अनुपात चाहिए, तो देखो दोनों नीचे हर समान है, ऊपर अनुपात हमको मिल जाएगा डायरेक्टली 5:3। तो ख्याति की गणना तो यहाँ से हमारी हो सकती है अभी, लेकिन नया अनुपात भी हमको यहाँ पर इतना ही ज़रूरी है। क्या, नया अनुपात भी हमको ज़रूरी है, तो नया अनुपात करेंगे।
नए अनुपात का सूत्र कौन बोलेगा? नया प्रमाण का सूत्र कौन बोलेगा? पुराना भाग माइनस प्लस देखो लाभ का भाग में से यहाँ लाभ तो दिया हमको, पर उसकी भी शायद गणना करनी पड़ेगी। तो पुराना भाग कितना है यहाँ पर? 2/5 एल का, प्लस लाभ का भाग कितना? 5/40 डायरेक्टली दिया हुआ है। दोनों का टोटल करेंगे। टोटल करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 40 × 5 इजी वे में करना है तो हम इस तरह से करेंगे। 40 × 5 200। अब चौकड़ी गुना कर, क्रॉस मल्टीप्लाई। 40 × 2 80, 5 × 5 25, कितना होता है? 105/200। आगे एल के बाद कौन है? बी। इसको शॉर्ट भी कर सकते थे हम यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम लेकर भी। 2/5 3/40, 40 × 5 200, 40 × 2 5 दिया, कितना आएगा? तो देखो नया अनुपात हमको यहाँ मिलेगा 105/95। अब इसको हमको शॉर्टलाइज करना है तो कितना होगा? 21 पंजा 105 और 19 पंजा 95, यानी 5 से हम इसको दोनों को भाग देंगे, क्योंकि दोनों के पीछे 5 5 है, मतलब 5 का भाग आसानी से जा सकता है। तो हमने पहले इतना दे के देखा। अब इससे ज़्यादा इसका छोटा हो सकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों इसमें आते हैं 5 के बारे में। 21 पंजा 105 और 19 पंजा 95। तो ये हमारा क्या आया? नया प्रमाण मिल गया हमको। क्या मिल गया? ये अब बात आती है हमारी किसकी? ख्याति की। ख्याति के लिए नए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ किसके अनुपात की होती है? लाभ के अनुपात की, जो कि हमारे पास में है। अब पेड़ की ख्याति कितनी है? 1,80,000। तो देखो पेड़ की ख्याति कितनी डिसाइड हुई, हम यहाँ देख लेते हैं। पेड़ की ख्याति का मूल्यांकन 80,000 से किया गया। अब उसमें डब्ल्यू की ख्याति कितनी है वो भी देखेंगे हम। डब्ल्यू जा रहा है तो उसकी ख्याति कितनी है वो भी तुमको देखनी पड़ेगी। तो 80,000, उसका अनुपात कितना है? देखो डब्ल्यू का 1/5 16,000 आएगा। इस 16,000 को कौन लेगा? 2। एल और बी किस अनुपात में लेंगे? लाभ के अनुपात में। तो लाभ का अनुपात कितना है? यहाँ लिखा हुआ 5/3 है। तो 5/3 में इसको बांट देंगे। 10,000 और 6,000। 10,000 और 6,000। अब यहाँ क्या होगा? ये दोनों पाने वाले, इनको लाभ मिलेगा ख्याति का। दोनों पाने वाले तो उनका क्या होगा? लाभ मिलेगा। तो पाने वाले हैं तो उनका खाता उधार होगा, और देने वाला कौन है यहाँ पर? डब्ल्यू। तो उसका खाता हम जमा करेंगे। तो डब्ल्यू के खाते में लिखेंगे हम 10,000 6,000। 10,000 किसके? एल के। किसका? तो लिखेंगे एल का पूंजी खाता। इसकी एंट्री इस तरह से यहाँ पर हमारे खातों में असर दी जाएगी। एल। और दूसरा कौन है? बी। बी का पूंजी खाता। क्लियर? अब ये दोनों कहाँ लेके जाएंगे? यहाँ पर। लिखेंगे क्या हम? इतना होने के बाद हमको क्या करना है? पूंजी। पूंजी के लिए हम नीचे थोड़ा टोटल करेंगे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो निवृत्त साझेदार है उसका टोटल, उसकी शेष निकालेंगे। 24,600। 24,600। उसमें से हम माइनस करेंगे 2,100, तो आएगा हमारे पास में 22,500। वो कैसे करना है हमको? रोकड़ से भुगतान करना है। ऐसा हमको 7वें नंबर के समायोजन में दिया गया था कि डब्ल्यू 6ठे नंबर में डब्ल्यू को भुगतान पात्र रकम रोकड़ में चुका देनी है। ठीक है। और बाकी की जो बच्चे की उनकी पूंजी, वो पूंजी को कैसे लेके आएंगे? नए अनुपात में रखेंगे। तो लिखेंगे रोकड़ खाता। कैसे पता चला? किताब में लिखा था ऐसे। ठीक है।
कोई इन्फॉर्मेशन ना दे तो लोन रखी जाती है, और इन्फॉर्मेशन दे तो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमको काम करना रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा उधार में, ये कहाँ जाएगा, रोकड़ खाते के जमा में। क्या लिखेंगे हम, डब्ल्यू का पूंजी खाता, क्योंकि भुगतान किसको किया जा रहा है, और पैसा जा रहा है, रोकड़ जाए तो रोकड़ खाता जमा। क्लियर इतना। अब क्या करेंगे हम, एल और बी का टोटल करेंगे। 19,700, लेकिन अंदर मत लिखना, साइड में लिख कर रखना, क्योंकि चेंजेस होने वाले हैं इसमें। इधर का 9200 आ रहा है, यानी कि 10,500 डिफरेंस आ रहा है। इसका टोटल हो रहा है 27,200। उसमें से हम 13,200 माइनस करेंगे तो 14,000 बचेगा। ये इनकी शेष पूंजी है, ठीक है। चले आगे। इसका 1700 नहीं है, 17,000 नहीं आ रहा है। 5 2 7 और 12 19, 5 और 2 700। 5 मैं 25 कब से कर रहा हूँ, क्या देख रहा है। अब पूंजी हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर तीसरा साझा तो निकल गया, तो बचे कौन, एल और बी। उनकी पूंजी कितनी आ रही है, शेष तो देखो हमने यहाँ शेष निकाला है, बट ये शेष हमको चेंजेस होगा, क्योंकि ये पूंजी हमको किस अनुपात में रखनी है, नहीं में, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा, इनका टोटल भी करूँगा। 14,000, 10,500 प्लस इसको जो चुकाया है वो भी कौन लेके आएंगे, यही लोग लेके आएंगे, तो 22,500। इन तीनों को हम टोटल करेंगे और नए अनुपात में रख देंगे। नया अनुपात था हमारा 21:19। चलो इनका टोटल कितना आ रहा है, 47,000। अब 47,000 को बांट देना हमको 21:19 में। 24,675 आया। उसके बाद हमारा 22,325। ये हमारे लिए क्या आ रहा है, इनकी नई पूंजी जो है अनुपात के हिसाब से वो निकाली है, वो आई है। अब इस पूंजी को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे, शेष आगे ले गए 24,675, और दूसरा कौन सा है 22,325, ठीक है। देखो दोनों साइड का हम टोटल देखें तो अब इस साइड का ज़्यादा हो जाएगा, 24 और 10 34 और 3 37,975। 37,875 इसका टोटल है। इस साइड का कम था तो देखो लिखेंगे 37,875। डिफरेंस आ रहा है 10,675 का, 10,675 वो हमारे कहाँ लेके जाएंगे, रोकड़ खाते लेके जाएंगे। क्या लिखना पड़ेगा हमको, रोकड़ खाते। दूसरे वाले का टोटल करते हैं, इसका 31,525 आ रहा है, इस साइड का ज़्यादा है तो वही हम यहाँ भी लिखेंगे। उसमें से माइनस कर देंगे इस साइड का टोटल 19,700। 11,825 का जो डिफरेंस आ रहा है हमारा यहाँ पर, वो कहाँ जाएगा, रोकड़ खाते में। कहाँ जाएगा, ठीक है। अब ये रोकड़ खाता यहाँ जमा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उधार 10,675, 11,825 किसका, एल का पूंजी खाता और बी का पूंजी खाता। इन दोनों का टोटल करते हैं हम, 24,500, 2,000, 2,000। शेष आगे ले गए। ये 2,000 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 70,000 बैलेंस शीट का टोटल आ रहा होगा। 70,000, दोनों साइड का बैलेंस देखो यहाँ मैच हो गया है। तो देखो इतना, जैसा हम पहले नॉर्मल करते थे उसी तरह का ये सवाल है, और एग्ज़ाम के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ज़्यादा ध्यान देना है और इसको रिपीट एंड रिपीट करना है।